वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, रिफ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा था और साथ साथ हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़े थे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हम लोगों ने रिलेशन जो पढ़ा था दैट वाज 1μ2 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r, राइट। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था द रेशियो ऑफ sin of incidence angle to the sin of refraction angle is equal to the constant. This constant is called refractive index of second medium with respect to the first medium. यहाँ तक का हमारा नज़ारा क्लियर है और इसके बारे में भी हम लोगों ने शायद काफ़ी सारा डिस्कशन किया था। 1μ2 बोले तो कौन से मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर? मेनली सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, है ना। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अच्छा, इसको जरा पढ़ना, जरा क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये क्या का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। किसके रिस्पेक्ट में? कहाँ है ईयर? कुछ नहीं होता तो ईयर मानते हैं। तो सुनो, अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एयर को छोड़कर किसी अदर मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल लें, जैसे कि ये मैं ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, राइट, तो ऐसी सिचुएशन में इसे हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए? अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एयर के रिस्पेक्ट में निकाल लें तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर को छोड़कर किसी अदर मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो उसे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर है? मैं आपके सामने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस लिख रहा हूं, आप मुझे बताना ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये वाला तो फिर एब्सोल्यूट क्यों बोले थे? ये एब्सोल्यूट पढ़ लो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया हुआ है, राइट। आप बताओ, सपोज दिस इज एयर, दिस इज वाटर। आप क्या बताओ? मैं ही बता देता हूं, ये सुन लो। ये एयर है, ये वाटर है, तो रेयर मीडियम कौन सा है? एयर रेयर है, वाटर डेंसर है, राइट। ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट पॉइंट, दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे बैंड कर दूं इसको, दिस इज इंसिडेंस एंगल, दिस इज रिफ्रैक्शन एंगल। यस और नो? अगर इंसिडेंट रे ऐसे जाती तो अब इंसिडेंस एंगल और बढ़ जाता या घट जाता? कम हो जाता, क्योंकि अभी इंसिडेंस एंगल ये अब इतना रह गया, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसी को ही तो इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। और अगर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होती तो इंसिडेंस एंगल कितना हो जाता? 0। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ये एयर है, ये वाटर है, कोई भी लाइट रे अगर किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरती है तो यहाँ पर इंसिडेंस एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे, ये एयर है, ये वाटर है, तो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती है। क्लियर है? जैसे आपने जब मिरर पढ़ा था तो मिरर में रिफ्लेक्शन होता था, तो लाइट रे ऐसे पड़ी तो टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाती थी। लेकिन रिफ्रैक्शन में अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर गिर रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती है। अब आप लोग मुझे जवाब दें कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा। अब आप गौर से देखिए, सीधी निकल गई तो रिफ्रैक्टेड रे यही हुई। रिफ्रैक्शन एंगल किस किस के बीच में बनता है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। अब यहाँ रिफ्रैक्टेड रे भी यही है और इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो भी यही आएगा। यस और नो? तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। यानी मैं आपसे सिंपल इतना कहना चाहता हूं कि जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती है। ऐसी सिचुएशन में इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। 0 कैसे आया, समझ में आया आपको? नोट देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद हमारे को एक नोट और दिया हुआ है, और ये नोट जो मैं कराने जा रहा हूँ वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट। उससे इस चैप्टर की आधी से ज्यादा थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी। जगह जगह पे बहुत सारे इस चैप्टर में नोट आपको मिलेंगे, तो वो आपको इसी नोट से क्लियर होंगे। समझ पा रहे हैं? तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, आप ही बताइएगा, मैं नहीं बताऊं। अच्छा, इतना तो हम सब लोग जानते हैं, और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं कि इतना आप लोग जानते होंगे। जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो एक बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, और एक घटेगी तो दूसरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा होता है, एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है। चलो सब भूल जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम समझते हैं? मीडियम जितना ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा वो उतना ही ज्यादा डेंसर होता जाएगा, है ना? किसी भी कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? जो डेंसर होगा। जितना ज्यादा डेंसर होगा उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका होगा। बोलो भैया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी दोनों एक दूसरे के कैसे हुए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं ऐसे लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। बोलो भैया, यस और नो? अच्छी बात है। तो ये स्टेप किस आधार पे लिखा समझ में आया? मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होता जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होता जाएगा। अब आप ही बता दो, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा या कांच का? कांच का ज्यादा होगा या लोहे का? हाँ, क्योंकि डेंसिटी जैसे बढ़ती जा रही है वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। मेरी दूसरी बात, आप मुझे बताइए, मैंने रोड पे आपको दौड़ने के लिए बोला, आप दौड़ लेंगे? क्योंकि आपके चारों तरफ उस टाइम मीडियम जो होगा वो एयर होगी, एयर में आपकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। दूसरे दिन मैंने घुटनों तक रोड पे पानी भरवा दिया, अब आप पानी में दौड़ रहे हैं, मीडियम चेंज हो गया, अब आपकी स्पीड वही रहेगी, कम हो जाएगी। अच्छा, मीडियम पहले दिन एयर था, दूसरे दिन वाटर हो गया था, क्लियर है? तो डेंसिटी क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। एयर की वजह वाटर आ गई, यानी डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी बढ़ जाने से स्पीड, तो डेंसिटी और स्पीड एक दूसरे के कैसे हुए? तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। किस आधार पर लिख रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, आपको याद होगा आपने कुछ दिनों पहले एक रिलेशन पढ़ा था, न्यू बराबर, एक आध बता दो कोई। न्यू इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ाया था, सी अपॉन लैम्डा, पढ़ा था अपन ने। न्यू फ्रीक्वेंसी होती थी सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को मैं वी भी लिख सकता हूं अपॉन लैम्डा, लैम्डा को इधर ले आऊंगा तो वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा या एन लैम्डा, कुछ भी लिख सकता हूं। वी और लैम्डा एक दूसरे के कैसे हैं? तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो ऐसे लिखूं, बोला भैया। अच्छा, लैम्डा के बारे में आप लोग कुछ बातें जानते हैं? वेवलेंथ सबसे ज्यादा कौन से कलर की होती है? रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम किसकी होती है? वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ये बात हम सब लोग जानते हैं, क्लियर है? हम कलर्स के बारे में केवल इतना जानते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, क्लियर, और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। अच्छी बात है। इसके बाद अगली बात आती है, आप एक बात बताओ, गधा है, गधा गधा मूव कर रहा है, मैंने उसके पीछे लड़ी लगा दी, क्लियर, लड़ी लगा दी, आग लगा दी, लड़ी में दिवाली आ रही है ना, तो गधे की स्पीड वही रहेगी, बदल जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी? लड़ी लगा के आग लगा दी थी तो टेम्परेचर बढ़ा दिया था, टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड, तो टेम्परेचर और स्पीड एक दूसरे के कैसी होंगी? तो ये स्पीड है तो टेम्परेचर ऐसे लिख दूं। समझ में आ रहे हैं स्टेप आपको? सारे सीन क्लियर है? एक से दूसरा कैसे आया, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक आपको समझ में आ रही है बात, अभी आपको जितना समझने लायक है आप, वो केवल अभी इतना है। आगे जाके आपके सामने एक रिलेशन आएगी 2-4-6 दिन बाद, आर म्यू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई सी यहाँ पर क्रिटिकल एंगल है, तो म्यू और आई सी एक दूसरे के कैसे हैं? तो म्यू ये रहा, तो आई सी ऐसे लिख दूं, बोलो भैया, क्लियर है? और बताइए, आगे जाके और पढ़ेंगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2। तो आप बताइए, म्यू और फोकल लेंथ एक दूसरे के कैसे हैं? तो म्यू ये है, तो फोकल लेंथ कहाँ लिखूं, डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में? आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? सीन क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। और आगे आप लोग जब जाएंगे तो प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला आएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो म्यू और डेल्टा एक दूसरे के कैसे हैं? तो म्यू ये रहा, तो डेल्टा ऐसे लिख दूं। जितने भी स्टेप मैंने लिखे आपको समझ में आए? आपको यहां तक समझ में आए, इनकी अभी परवाह करने की जरूरत नहीं है, पर कैसे आए मैंने आपको ये बताया है। यहाँ पर बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे आप आरती जी आगे के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, है ना? हाँ, यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को?
अब मैं छोटी छोटी बातें आपसे पूछ रहा हूं, आप ही लोग मुझे जवाब देना। जवाब दोगे? आप मुझे बताओ, अगर मीडियम डेंसर होगा, अगर मीडियम डेंसर होता जाएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रेयर होता जाएगा तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। बोलो भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो काय पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मीडियम। यस और नो? अच्छा मुझे एक बात और बताओ, अगर मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम कर दूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। समझ में आती है बात? यानी टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तीसरी बात, कलर ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। आप बताओ, मैंने इतना पढ़ाने के बाद आपको छोड़ दिया, थोड़ा कॉमन सेंस तो आप भी लगाओ। किसी ने मुझसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा कौन से कलर का होगा? अब ज्यादा बोल दिया जाए तो आप रेड ही बोल देते हो। अब यार बुद्धि तो लगाओ, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, हर चीज थोड़ी ज्यादा होती है। मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा कौन से कलर का होगा? हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसी का होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, और वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है? वॉयलेट की। नहीं यही बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? कलर ऑफ लाइट, इसको कुछ लोग कलर ऑफ लाइट करके भी बोल देते हैं, या कुछ लोग बोल देते हैं वेवलेंथ ऑफ द लाइट। If wavelength of the light increases, refractive index decreases. तो ये decreases तो ये increases. दूसरा फैक्टर क्या हो गया? टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तीसरा क्या हो गया? नेचर ऑफ द मीडियम या डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जो बोला समझ में आया? पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? अच्छी बात है। देखो वहीं कहीं क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मिला? ठीक है, अभी एक बात और सुन लो, 1 मिनट और। मुझे जरा बताओ, इतना आप लोग पढ़ गए हो, इसको जरा पढ़ना, क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मैंने पिछले वीडियो में ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 बताया था आपको, हाँ कि नहीं बताया? कोई डिस्कशन नहीं किया, आज कर लेते हैं। 1 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको आप लोग बोल लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी यहाँ पर बेसिकली मैं जो बात कर रहा हूँ सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और उसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूँ? फर्स्ट मीडियम के साथ। यस और नो? अच्छा, जैसे आपने इसको बोला, अब आप इसको बोलो, स्पीड ऑफ कुत्ता विद रिस्पेक्ट टू चींटी। क्या लिखा है ये? व्हाट इज दिस? स्पीड ऑफ कुत्ता विद रिस्पेक्ट टू चींटी। क्लियर? अब इसको ऐसे रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखोगे बोलो? यहां पर बेसिकली हम किसकी स्पीड की बात कर रहे हैं? तो दिस इज द स्पीड ऑफ कुत्ता। इसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? चींटी से। अब आप बताओ, स्पीड इसकी ज्यादा होती है या इसकी? कुत्ते की स्पीड ज्यादा होगी, यानी ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा और नीचे वाला नंबर छोटा होगा। मैंने एग्जांपल के तौर पर कुत्ते की स्पीड 8 लिख ली, तो चींटी की मैंने सपोज 2 लिख ली। यस और नो? रेशियो निकालोगे तो एक से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? बड़ा आएगा, यानी ग्रेटर देन 1। क्लियर? अब मैं आपको बीच की सारी चीजें हाइड कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं। स्पीड ऑफ कुत्ता विद रिस्पेक्ट टू चींटी, तो यहाँ पर मेनली कुत्ते की बात कर रहा हूँ, और कुत्ते की स्पीड चींटी से ज्यादा होती है। ज्यादा होती है तो बोलूंगा डायरेक्ट ग्रेटर देन 1, कम होती तो डायरेक्ट बोलता लेस देन 1। समझ गए? अब मैं कुछ चीजें आपके सामने बोल रहा हूँ, आप मुझे बताओ। पहले तो आप इसे पढ़ो, क्या लिखा है ये? एम मास है यहाँ पर। इसको फील करो, समझ रहे ना? फील करो इसको। मास ऑफ हाथी विद रिस्पेक्ट टू कुत्ता, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। क्लियर है? क्योंकि यहां पर बेसिकली मैं हाथी के मास की बात कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है हाथी बड़ा होता है कुत्ते से। यस और नो? ठीक है, इसी तरीके से मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। है? समझ गए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम क्या आएगा? और ये बताओ, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर है दैट इज अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? डेंसिटी या नेचर ऑफ द मीडियम बोल सकता हूं, दूसरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तीसरा टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? पहले पढ़ लो, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे बढ़ जाऊं? मैं उम्मीद करता हूं कि सारे फैक्टर्स हम लोग को क्लियर हैं। यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कल आप स्नेल्स लॉ पढ़ रहे थे? यस और नो? स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला बता दो जरा एक बार।
साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्यों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या? कल बताया था ये बात? नहीं बताया। आइए, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यार एक बात बताओ, जब भी अभी तक मैं म्यू लिख रहा था यहां कुछ ना कुछ लिखता था, ठीक है, लिखता था कि नहीं लिखता था? अब तुम मुझे बताओ, मैंने यहां कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, पर इतना तो मुझे मालूम है कि अगर ये लग रहा है तो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। खुद ही कॉमन सेंस लगाना, काय की बात हो रही है? रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। तो आप मुझे बताओ, ये कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये आपको बताना है। ये कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? भैया मुझे मालूम है रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ, ये लाइट रे आई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, बैंड हो गई, राइट, क्लियर है? तो ये कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कुछ नहीं देते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो यहां एयर आएगा। तो इसका मतलब ये काय का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? पहले मीडियम का है या दूसरे मीडियम का है? दूसरे मीडियम का, क्योंकि पहला मीडियम हम लोग हमेशा एयर ही मानते हैं, राइट, क्लियर है बात समझ में? आप 1 म्यू 2 ही तो लिखते थे, तो पहला तो फिक्स हो गया एयर, जब कुछ नहीं है तो एयर है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का हुआ? दूसरे मीडियम का। बात समझ में आ रही है? खैर जो भी है, किसी ने पूछा डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, क्लियर, क्वेश्चन पूछ ले, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलो, तुम ही बोलो। The ratio of sine of incidence angle to the sine of refraction angle is equal to the constant. This constant is called refractive index of the medium. Got it everyone? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण सुन लें। आई इंसिडेंस एंगल ही तो है ये। सपोज करो मैंने मान लिया 30 है, तो आप लिखोगे साइन 30। रिफ्रैक्शन एंगल मैंने मान लिया 90 है, तो साइन 90। साइन 30 कितना हो गया? 1/2। साइन 90 कितना हो गया? 1। बोले भैया अब एक बार बताओ, साइन 30 की वैल्यू 1/2, आगे मीटर पीटर भी लगाते हो क्या? ये कांस्टेंट टर्म है। साइन आई अपॉन साइन आर क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म है तो इनका कोई यूनिट नहीं होगा। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? हाँ जी, पढ़ लो, एक क्वेश्चन है इसी से पहले, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला, पढ़ लो, कोई स्नेल्स लॉ लिखा है, कुछ और नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये नोट सबको समझ में आया, क्लियर है? इसके जस्ट ऊपर हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पूछ रहा है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? पहले बताओ रिफ्रैक्शन होता क्या है? ये मैंने मान लिया एयर है, ये वाटर है, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट पॉइंट, ये नॉर्मल, रेयर से डेंसर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है। एयर रेयर है, वाटर डेंसर है, तो रेयर टू डेंसर जा रही है। रेयर टू डेंसर जाएगी तो ऐसे बेंड हो जाएगी। बोला भैया जिसको ऐसे जाना चाहिए था वो ऐसे बेंड हो गई। सीन क्लियर है? इसको आप इंसिडेंस एंगल बोलते थे, इसको रिफ्रैक्शन एंगल बोलते थे। बोलो भैया, अच्छी बात है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आगे बढ़ते हैं। आप एक बात बताओ, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड वही रहेगी या बदल जाएगी? बदल जाएगी। उसकी स्पीड मतलब अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है, क्यों? अच्छा, अब आप गौर से सुनिएगा, ये लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। मैंने अभी अभी ये नोट पढ़ा है ताजा ताजा, तो मुझे मालूम है लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड बदल जाएगी। स्पीड बदल जाएगी तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, है ना? अब वापस इधर आओ, ध्यान रखना इस बात को। अब इधर आओ, रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है या कम? ज्यादा होता है। तो रेयर से डेंसर में जा रही है, बैंड हो गई। अगर ये मीडियम और ज्यादा डेंसर होता तो और ज्यादा बैंड होती, और ज्यादा डेंसर हो जाए तो, यानी इसकी मतलब मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होता जाएगा, डेंसर ज्यादा होने का मतलब क्या बढ़ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ना। बोले भैया जितना मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो उसका उतना ही ज्यादा होगा। बोले भैया, यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे की अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है। स्पीड अलग अलग होगी तो अलग अलग उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कैसा हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा तो लाइट रे डेविएट होगी अपने पास से। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? यानी कुल मिला के बात ये, रिफ्रैक्शन का मेन कॉज क्या है? लाइट की अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है। क्लियर है? मीडियम बदल जाने से स्पीड बदल जाती है, स्पीड बदल जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है, जिसकी वजह से लाइट रे अपने पाथ से
डेविएट हो जाती है। बात समझ में आ रही है सभी को? पढ़ लें फिर आगे बढ़ेंगे। अगला इसके बाद हमारे को कुछ एक नोट दिए हैं काफी सारे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप ही बताओ। चलो वो सारे नोट है ना, आपको इन्हीं से ही निपटाने हैं। आप ही बता दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा कौन से कलर का होगा? हाँ तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसी का होगा जिसकी वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ सबसे कम हम लोग जानते हैं किसकी होती है? वायलेट कलर। सीन क्लियर है? अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका होगा? रेड कलर का। भाषा समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है। अच्छा बताओ जरा क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, क्या ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? समझ गए? क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज ऑलवेज लेस देन 1। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अलग अलग मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो हमें एज इट इज याद रखने हैं। सबसे पहली बात करता हूँ एयर की। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। क्लियर? एयर के लिए तो हर चीज 1 आप पहले भी पढ़ चुके हो। वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो 4/3, बिल्कुल कंटस्ट याद होना चाहिए। 4 में 3 का डिवाइड कर दोगे तो 1.33, राइट? जब ये न्यूमेरिकल बनाओ कोशिश यही करो कि यही वाली वैल्यू रखो, क्योंकि अगर आप ये रखेंगे तो ये कंप्लीट डिवीजन नहीं है। 4 में 3 का ये कंप्लीट डिवीजन नहीं है, 1.3333 आता ही रहता है। अगर आप ये वैल्यू रखोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर्स आएंगे, इसको रखोगे तो एक्यूरेट आएंगे। समझ में आ रही बात? अब आप बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा, 1.5 होता है। कितना होता है? रेशियो के फॉर्म में इसे ऐसे लिखेंगे। इसमें आप चाहे ये वाली लगा दो चाहे ये वाली लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट डिवीजन है। बात समझ में आ रही है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 2.46। कितना होता है? 2.46। ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर? ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट कम से कम इन दोनों के तो याद होनी चाहिए, तीनों के ही, चारों के ही। क्लियर है? समझ गए? देख लो फटाफट, नोट में यही लिखा हुआ है। इसके बाद एक नोट हमें और दिया है, उसको समझ लें आप। पहले आप बताओ, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना? तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मानते हो इस बात को? सब लोग इधर देखेंगे ध्यान से ऑन द बोर्ड। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, ऐसा आपने बोला मतलब स्पीड बदल जाएगी। अच्छी बात है, स्पीड बदल जाएगी। अब आप स्पीड बदल जाएगी तो वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोले भैया वेवलेंथ भी बदल जाएगी। सीन क्लियर है? जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इंपॉर्टेंट नोट है ये, पहले ही बोल रहा हूं, जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड बदल जाती है, उसकी वेवलेंथ बदल जाती है। तीसरी बात, आप एक बात बताओ, जैसे सन से लाइट आ रही है सीधा यहां पड़ रही है, तो मुझे उस लाइट की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी महसूस होगी, यस और नो? और बीच में अगर मैं कोई लेयर लगा लूं तो अब मुझे इंटेंसिटी और ज्यादा महसूस होगी या कम महसूस होगी? तो मैंने दूसरी कोई लेयर लगा दी तो मीडियम बदल गया। मीडियम बदल गया तो अब मुझे जो इंटेंसिटी महसूस हो रही है वो कम या ज्यादा? कम महसूस हो रही है। तो इंटेंसिटी बदल रही है या नहीं बदल रही है? तो मीडियम बदल जाने से स्पीड बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बदल जाती है। क्लियर? जो चीज नहीं बदलती है वो है फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ओटी में बहुत पूछता है, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदलती? तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी बदलती क्यों नहीं है। फ्रीक्वेंसी बदलती क्यों नहीं है, तो इसको समझने के लिए हम लोग इसे ऐसे समझते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है? यहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी तो है, तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इस अंदाज में लिख दूं, सी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड को भी लिख सकता हूं। अच्छा अब इन सबको, ये सब गया तेल लेने, आप मुझे ये बताओ ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अच्छा मतलब स्पीड बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ, स्पीड दुगनी होगी तो वेवलेंथ, आ जाओ, स्पीड दुगनी हो जाएगी तो वेवलेंथ भी तो दुगनी हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, रेशो तो वही रहेगा। नहीं है मेरी बात समझ में? क्लियर? बात समझ में आई? स्पीड अगर 3 गुनी होगी तो वेवलेंथ भी 3 गुनी। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो भैया स्पीड बदल रही है तो वेवलेंथ भी तो बदल रही है। स्पीड अगर तिगुनी हो गई तो वेवलेंथ भी तो तिगुनी हो जाएगी, तो ये भी 3 ये भी 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो रेशियो तो उतना ही आएगा ना। नहीं आई मेरी बात समझ में? इसलिए हमने बोला कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। सीन क्लियर है सभी को? तो जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड बदल जाती है, उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, उसकी इंटेंसिटी बदल जाती है। जो नहीं बदलती वो है उसकी फ्रीक्वेंसी। पढ़ लो, समझ जाओगे नोट।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सारी चीजें कहीं बाढ़ में, पहले मुझे रिवर्स का मतलब बता दो क्या होता है। उल्टा, है ना। किसी के पास कोई जैकेट है, वो रिवर्सिबल जैकेट है, तो रिवर्सिबल जैकेट है तो इसका मतलब वो दोनों तरफ से पहन सकता है। बोले भैया आप डेली घर से यहाँ आते हो, यहाँ से घर चले जाते हो, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। जिस रास्ते से आते हो उसी रास्ते से जाते हो, अच्छे बच्चे हो तो। सीन क्लियर है ना। तो बात समझ में आ रही है सभी को। यही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, कुछ अलग नहीं कहता प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। मैंने अपने मन से अज्यूम कर लिया फर्स्ट इज रेयर मीडियम, सेकंड इज डेंसर मीडियम, राइट। अब बताओ ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। रेयर से डेंसर जा रही है, कैसे ले जाऊं, रेयर से डेंसर जा रही है टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गया। कौन सा फिनोमेना हो रहा है, कौन सा फिनोमेना हो रहा है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगेगा। तो बाय द स्नेल्स लॉ, बाय द क्या फॉर्मूले लगाऊं, वो तो RHS है, LHS तो बोलो पहले, LHS तो बोलो। नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ठीक है, क्या लिखूंगा, 1 μ2, पहले से दूसरे में जा रही है, जो बोला पल्ले पड़ा, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझ लें, स्टेटमेंट क्या है इसका। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे, इसका फंडा सीधा सा ये है कि आप घर से जिस रास्ते से कोचिंग आते हैं तो लौटते समय कोचिंग से घर उसी रास्ते से जाते हैं। जब कोई लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो एक पर्टिकुलर पाथ को ट्रेवल करती है, और जब यही लाइट रे सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाती है तो भी ये उसी रास्ते को ट्रेवल करती है। क्लियर है, समझ गए। When a light ray is passing from first medium to second medium, then it follows a particular path. And when this light ray is coming from second medium to first medium, then it follow the same path. Same clear है। जब पहले से दूसरे में गई थी तो मैंने स्नेल्स लॉ लगाया था, ये समझ में आया आपको। अब आप लगाओ, दूसरे से पहले में जा रही है, लगाओ स्नेल्स लॉ। क्या लिखूं, 1 μ2 की जगह अब क्या हो जाएगा, 2 μ1 इज इक्वल टू साइन R अपॉन साइन आई। क्यों हुआ ऐसा, समझ में आया आपको। इक्वेशन नंबर सेकंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया तो LHS के साथ LHS को मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे लिखूं, RHS को RHS के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन आई अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन आई। साइन R से साइन R कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, तो 1 μ2 इंटू 2 μ1 इज इक्वल टू 1, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 μ1। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है, सीन क्लियर है सभी को। देख लो फटाफट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, क्या मैं उम्मीद करूं यहां तक क्लियर है सभी को। 1 μ2 इज इक्वल टू 1/2 μ1। नाउ लिसन एवरीवन, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं काफी जगह यूज करूंगा। पहले आप मुझे ये बताओ, जैसे किसी जगह ऐसे लिखा है 1/AMU ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखना रहा, उल्टो करके लिख दो तो 2 और 1 पलट गए और कहा में। क्लियर है, ये सर नो, ये MU 1/AMU लिखा है, इसे ऊपर ले गया तो ये WMU हो गया। समझ गो मैं, जे समझ में आ रहा है, ऐसे समझ गो मैं, ले WMU बराबर 1/A। अब सही लग रहा है, अब सही आ रही है, वो समझ गो मैं। क्लियर है, सीन क्लियर है। ये 1 है, ये 2 है, इसे अगर मैं अपॉन में ले गया तो ये 2 और 1 स्वैप हो गए, सेम ये WMU डिनोमीटर में ले गया, हाँ AW, समझ गो बबलू। क्लियर है, समझ में आई बात, दिमाग में उतार ले। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जगह जगह यूज करूंगा। किसी जगह लिखा है, मेरी बात सुनना, जैसे मैंने लिखा MUG अपॉन MUW लिखा हुआ है किसी जगह। क्लियर है, MUG अपॉन MUW लिखा हुआ है, MUG तो मैंने एज इट इज लिख दिया, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, समझ में आ गया आपको। ये MUW था, इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये पलट जाते हैं WMU में।
ताए नाने समझ में आई ते ऐसे समझ ले। ए म्यू जी इन टू कछु नाने तो 1 लिख सकता हूं। अब आप बताओ 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, तो 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू को क्या कर सकता हूं, डब्ल्यू म्यू। नहीं बस कि जिम्ना आ रही, क्लियर है, अच्छी बात है, आप महान बच्चे हो। तो किसी भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो ये स्वैप हो जाते हैं। सीन क्लियर है, याद रहेगा। वो मालूम है छुट्टी के बाद कछु याद नहीं रहेगा तुम्हें। जो बोला पल्ले पड़ा। चलो भाई खड़ा हो जा, पहले इसको पढ़ो जरा, क्या लिखा है, व्हाट इज इट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ बेसिकली मैं काय के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो ऐसे लिखूं, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। जो बोला पल्ले बड़ा। जब इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसको भी बता ही दो, क्या लिखूं, म्यू टू अपॉन, हाँ तो आपके हिसाब से 1 म्यू टू बराबर म्यू टू अपॉन म्यू 1 हो जाएगा। जो बोला पल्ले बड़ा। तो फिर देखिएगा सब लोग ध्यान से। तो अब फिर से एक बार और बता दो मुझे, बताओगे ना, लिसन, 1 म्यू टू, तो बेसिकली काय के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, म्यू टू, तो क्या लिख दूं, अपॉन म्यू 1। यहां तक क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत। अब आप बताओ, खड़ा हो जा, यस, हाँ, 1 म्यू टू बराबर म्यू टू अपॉन म्यू 1, यहां तक क्लियर है। अच्छा मुझे ये बता, म्यू और वी एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं म्यू को लिख दूं म्यू टू अपॉन म्यू 1, तो मैं वी को क्या लिखूं, मुझे ना मालूम है, तो तू देख ना, मैं क्या बोलूं, म्यू और वी दिख रहे हैं, है ना, हाँ, तो म्यू को मैंने लिख दिया ऐसे, तो वी को क्या लिखूं, हाँ, v1 बटे v2। समझ में आता है सभी को। इनवर्सली ये 2 अपॉन 1 है तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। बोलो भैया, मेरे ख्याल से नोट में यही फॉर्मूला लिखा होगा आप लोगों के में। और भी लिखे इसके अलावा है, और भी लिखे, म्यू बराबर सी अपॉन वी एम भी लिखा है, लिखा है, इधर देख लो भैया, बताना जरा, समझ में आया आपको ये, अच्छी बात है, बताना जरा। अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूं, म्यू एम अपॉन म्यू ए, यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बताओ वेलोसिटी को कैसे लिखूं, वी ए अपॉन वी एम। समझना मेरी बात को ध्यान से। एयर में स्पीड ऑफ लाइट को आप कैसे शो करते हो, तो सिंपल मैंने सी लिख दिया अपॉन वी एम। अच्छा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो अपॉन में 1 लिखना जरूरी है। प्रतीक्षा इधर देखो बेटा, उसको रहने दो, है ना, क्लियर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो अपॉन में 1 लिखूं, और ये काय का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम का, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया कितना है, म्यू, तो ये रिलेशन बन गया म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी एम। याद रहे, वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे काम इस नोट से होंगे आपके। सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी को, ये मैंने किस आधार पे लिखा, बात समझ में आ रही है। अगला बोले, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना, वो क्वेश्चन हमारा नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलना होगा। जय हिंद।